अर्बनाइजेशन इट्स अ फैक्ट ऑफ द लाइफ। मैं और आप उसको इनकार नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि इसको प्रॉब्लम समझा जाए या अपॉर्चुनिटी माना जाए। वहीं से समस्या शुरू होती है। मेरी सोच है अर्बनाइजेशन इसे प्रॉब्लम न माने, इसको अपॉर्चुनिटी माने, क्योंकि इसमें हम रोक तो सकते नहीं है। अगर रोक नहीं सकते हैं तो उसको सही ढंग से उसको डाइवर्ट तो नहीं कर सकते। इस विचार में से ये अर्बनाइजेशन की सोच मन में आई और विचार आने के बाद मुझे लगा कि एक्सपोर्ट लोगों से डिबेट करते 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 फाइनल पोजीशन पे जाना चाहिए। ये कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये समाज जीवन पर इसका लंबे समय तक प्रभाव होने वाला है। और आज की इस डिबेट का हेतु भी यही है कि चारों तरफ से विचार आएंगे, उसमें से कुछ कमियां होगी, दूर होगी और अच्छे मॉडल के रूप में जाएंगे। अब जो सुधीर भाई ने कहा, उन्होंने बताया भाई ग्रोथ के साथ अर्बनाइजेशन जुड़ा हुआ है। अब ये सब सच्चाइयां हैं, लेकिन जिस प्रकार से अर्बनाइजेशन हुआ है, जिस प्रकार से व्यवस्थाएं विकसित हुई है, वो संतोष या सुख देने वाली है नहीं है। तो हमने इन बिटवीन कोई अच्छे नई व्यवस्था विकसित करनी चाहिए क्या? हमें लगता है कि गांव का आत्मा और शहर की सुविधा, अगर ये हमने कर लिया तो गांव टूटेंगे नहीं और शहर हमारे लिए संकट के रूप में उभरेंगे नहीं। आत्मा गांव की हो, सुविधा शहर की हो। मैं छोटा एग्जांपल बताता हूं। मुझे स्मरण है जब मैं मुख्यमंत्री बना, अभी तो शपथ लेना मेरा बाकी था। जो लोग मुझे लोगों को अखबार में आ गया, अब मोदी बन रहा है सीएम, टीवी पे चालू हो गया, ये है दिखना है फलाना। मैं दिल्ली में रहता था, मैं यहां पहुंचा तब तक तो हवा बन गई थी कि ये मुख्यमंत्री बने, बाकी प्रक्रिया सब बाकी थी। लेकिन बीच में 4-5 दिन थे, लोग मुझे मिलने आना शुरू हुए। मैं कुछ 6-7 साल के बाद गुजरात आया था, तो जो भी मुझे मिलता था मुझे कहता था, पत्रकार मित्र कह रहे थे और मेरे कलीग्स कह रहे थे, मेरी पार्टी करते गए, मोदी जी आप मुख्यमंत्री बनने के बाद एक काम जरूर करना, कम से कम शाम को खाना खाते समय बिजली मिले, इतना तो करो। ये मुझे कहा जाता। और गुजरात में ज्योतिग्राम स्कीम के कारण गांव को भी 24 घंटे फ्री फेज अनइंटरप्टेड पावर की हमने व्यवस्था की, सफलतापूर्वक उसको पूरा किया और आज भी चल रही है। इस एक चीज का परिणाम क्या आया है, बाद में मैंने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के माध्यम से सोशियो इकोनॉमिकल स्टडी करवाया, इसका इम्पैक्ट असेसमेंट किया। इम्पैक्ट असेसमेंट इतना बढ़िया आया है कि पहले गांव से शहर जाने वालों की जो तादाद थी उसमें 33% कमी हुई। एक ज्योतिग्राम स्कीम के कारण 33% माइग्रेशन कम हुआ। दूसरा हमने शुरू किया ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। गुजरात इज ओनली स्टेट इन द कंट्री और इवन इन द एशिया कि जहां पर ईच एंड एवरी विलेज ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। और इसके कारण मुझे आज लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन की सुविधा हो गई। मैं मेरे बाइसेक सेंटर से रिमोट एरिया के गांव के बच्चों को भी पढ़ा सकता हूं। इसका परिणाम ये हुआ है, शिक्षा में भी सुधार आया है। और सिर्फ शिक्षा के लिए गांव के अंदर कोई अफसर नौकरी नहीं करता था, उसको गांव पसंद नहीं था, ऐसा नहीं था, उसको चिंता थी मेरे बच्चों का क्या होगा। इसलिए कोई भी सरकारी अफसर, डॉक्टर है, गांव में रहने को तैयार नहीं था, मेरी बच्चों की शिक्षा का क्या है। जिस समय उसको विश्वास हो गया कि लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन से मेरे बच्चों को भी वही शिक्षा मिलेगी जो शहर में मिलती है, तो फिर वो गांव में डॉक्टर रहने लगा, टीचर गांव में रहने लगा। ये परिवर्तन आया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अर्बन का क्या हुआ क्या नहीं होगा उस पर सोचना जरूरी है, सोचेंगे, लेकिन अर्बन पर बोझ न बढ़े इसके लिए एक व्यवस्था विकसित करनी चाहिए और उसमें से अर्बनाइजेशन
एक विचार मन में आया। पूरा का भी कंसेप्ट वही है, थोड़ा बहुत फर्क है। दूसरा मुझे लगता है कि हमारे यहाँ ज्योतिग्राम योजना ने कैसे एक बड़ा आर्थिक जीवन में बदलाव लाया। खास करके कच्छ और सौराष्ट्र के बच्चे डायमंड कटिंग एंड प्रोसेस पॉलिशिंग में काफी इनकम होती थी। 8वीं 9वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ देते थे और सूरत में जाकर के रहते थे। और कैसे रहते थे? एक कमरा किराया लेते थे, 30 लोग रहते थे। 20 लोग एक जब काम करते थे तब 10 सोते थे, फिर दूसरे 20 काम करते थे, फिर दूसरे 10 सोते थे। वैसे ही जिंदगी गुजारा करते थे। ज्योतिग्राम योजना आने के बाद वो पॉलिशिंग की जो घंटी थी वही लेके गांव चला गया। अपना गांव में सप्ताह भर वो अपना डायमंड का काम करता रहता है, पशुपालन करता है, माँ बाप की सेवा करता है और सप्ताह में एक दिन इतनी पुड़िया लेकर के 5 करोड़ रुपए का माल लेकर के सूरत जाकर दे वो गांव में वापस गया। इसका मतलब यह हुआ कि बड़े केयरफुली हमने सिलेक्टेड विलेजेस को जिसमें कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जुड़ी है, अगर वहां की सुविधाओं पर बल दिया तो मैं जरूरी नहीं हर गांव को रर्बन कंसेप्ट के अंदर लाया जाए। सिलेक्टेड वो अगर हम करें तो परिवर्तन आ सकता है। उस सोच को और अधिक बलवत्तर कैसे बनाया जाए, उसमें से एक और सुझाव मुझे अभी 3 दिन मैं इस विषय पर लोगों से चर्चा करता रहता हूँ। एक मुझे अभी एक्सपर्ट मिले थे, उन्होंने IIT के लिए बहुत काम किया हुआ है, उनसे मैं बैठा था। उन्होंने मुझे सुझाव दिया, मोदी जी आप एजुकेशन को गांव गांव क्यों ले जाना चाहते हो? अब हिंदुस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेता ये बोल पाएगा क्या कि मैं गांव के अंदर एजुकेशन बंद करूंगा? कोई नहीं कर सकता। लेकिन उनका सुझाव इतना वजनदार था, उन्होंने कहा कि एजुकेशनल क्लस्टर बनाइए। 10 गांव के बीच में एक बड़ा गांव छान लीजिए और सारी स्कूल वहीं पर बनाइए। और टीचर्स भी बल्क में होने चाहिए। एक टीचर होगा तो पढ़ाता है, नहीं पढ़ाता कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन 15 टीचर का स्कूल होगा तो वहां बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। और आप 5-10 किलोमीटर की रेंज के सब बच्चों को लाने की मुफ्त में ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था कर दो। और स्कूल का यार उससे कहा एजुकेशनल कैंपस बनाइए। और 10 गांव के बीच में 1000 का स्कूल क्यों ना हो, 2000 का स्कूल क्यों ना हो? अब सोचने के लिए मजबूर करें ऐसा विचार है। अगर केजी से पीजी तक उसको वहां से और मुफ्त में बोले किराया और डे टाइम स्कूल चलाइए, खाना भी वहीं दे दीजिए, आप देखिए आपका पूरा एजुकेशन सिस्टम बदल जाएगा। द सेम वे नाइट ने जो कहा कि भाई हम हेल्थ केयर में कैसे करें। अब जैसे 108 की सेवा, पहले गांव के अंदर आदमी को कुछ हो गया, प्रेग्नेंट विमेन है, कितना कष्ट था। बेचारे को खटिया में लेकर उठा के जाएंगे, रास्ते में डिलीवरी हो जाएगी या मां मर जाएगी, बेटा मर जाएगा। आज 108 के कारण गुजरात के किसी भी कोने में 108 लगाने के बाद एवरेज 16 मिनट के अंदर 108 आकर के खड़ी हो जाती है, विद इन 16 मिनट्स। अब शहर में तो और कम, और करीब करीब 10,000 से ज्यादा माताओं की डिलीवरी 108 में ही हो रही है। गांव के लोग हैं, कहां जाएंगे? ये अगर सुविधाएं हम देते हैं तो फिर उसको नहीं लगता है कि मुझे अब गांव शहर में जाकर जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत है। और इसलिए बहुत केयरफुली गांव के जीवन को बदल लाने का प्रयास करना पड़ेगा। उसी प्रकार से शहरों के नए रंग रूप को भी सोचना होगा। अब जैसे हमारा धौलेरा बन रहा है, ये सवाल वहां से उठा था। अब धौलेरा ये सिर्फ कारखाने होंगे ऐसा नहीं है, एक पूरा नगर होगा जहां के सेंटर में इकोनॉमिकल एक्टिविटी होगी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होगी और उसके सपोर्ट सिस्टम में एजुकेशन होगा, हेल्थ केयर होगा, लाइवलीहुड की व्यवस्थाएं होगी, एजुकेशनल सिस्टम खड़ी होगी। ये सारी व्यवस्था उसके साथ जुड़ेगी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वहीं पर बन रहा है, धौलेरा और भावनगर के बीच में पोर्ट बनेगा, तो ये सारी व्यवस्थाएं खड़ी होगी। और वहीं पर भविष्य में कल्पसर की स्वीट वाटर लेक की दुनिया का सबसे बड़ा स्वीट वाटर लेक बनाने का सपना है दोस्तों।
दुनिया का सबसे बड़ा, और वो स्वीट वाटर लेक बनेगा तो गुजरात में आने वाले 100 साल तक पानी की समस्या कभी नहीं पैदा होगी। दूसरा उसी प्रकार का एक विषय है कि भाई गांव के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्कोप रहेगा कि नहीं रहेगा, आपका सवाल था। मैं मानता हूं हमारा गांव के जीवन में एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन इज मस्ट। अगर हम एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे तो हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी का ही बहुत नुकसान करेंगे। अगर आज भी दूध वैसे के वैसे बेचा जाता तो दूध का पालन कोई नहीं करता, पशुपालन कोई नहीं करता, लेकिन दूध में से मलाई निकलने लगी, दूध में से कैडबरीज बनने लगी, दूध में से आइसक्रीम बनने लगा, वो चीजें बनी और मार्केट में गई, उसके कारण उसका वैल्यू एडिशन हुआ, वो अल्टीमेटली जो दूध बेचने वाला आदमी था उसके खाते में गया। एग्रीकल्चर का भी वही होगा, किसान जो पैदा करता है वो सीधा सीधा मार्केट में भेजेगा तो उसका पेट कभी भरने वाला नहीं है, उसको वैल्यू एडिशन प्रोसेस का पार्टनर बनाना पड़ेगा। जैसे ज्योति ग्राम योजना के समय गांधीनगर के पास एक गांव है, ज्यादा समय ले रहा हूं ऐसा नहीं, गांधीनगर के पास एक गांव है जहां मिर्ची वगैरह खेती होती है। अब किसान को क्या प्रॉब्लम होता है, फसल ज्यादा हुई तो दाम टूट जाता है और फसल खराब हुई तो बेमौत वो मर जाता है, उसको तो दोनों तरफ नुकसान होता है। तो उस साल फसल बहुत ज्यादा हो गई और पूरे उन 5-6 गांवों की टोटल मिर्ची बेच दें तो शायद उनकी इनकम 18-20 लाख से ज्यादा होनी नहीं थी, मोर देन 18-20 लाख। अब 3-4 गांव को एक साल में 18 लाख की इनकम होगी तो क्या कमाएंगे। उसी समय ज्योति ग्राम योजना आई और वहां एक नौजवान था, उसने इनिशिएटिव लिया, उसने कहा इस बार हम हरी मिर्ची नहीं बेचेंगे, ये ज्योति ग्राम स्कीम आई है, अपन एक चक्की लगा देते हैं और हरी मिर्च को लाल होने देंगे, लाल मिर्च का पाउडर करेंगे, पाउडर को पैकेजिंग करेंगे। मजा ये हुआ था, उन्होंने एक प्रयोग किया, जो मिर्ची उनकी 18 लाख रुपए में बिकने वाली थी, वो मिर्ची का पाउडर 3 करोड़ रुपयों में बिका, 3 करोड़ रुपए वैल्यू एडिशन। ये है एंटरप्रेन्योरशिप का स्कोप, अर्बनाइजेशन। उसी प्रकार से हाउसिंग, अब गुजरात ने एक प्रयोग किया, पहले हमारे यहाँ सब जैसे माकर जी बता रहे थे कि जितना आवास है फला, देखिए साहब ये सब पॉलिटिकल प्रोग्राम है, माफ करना मुझे, ये सारी आप देख लेना, मुझे क्षमा साहब है तो मैं पॉलिटिकल आप भरोसा कीजिए साहब, चुनाव के पहले जितनी योजनाएं आती है ना वो उसका बाल मृत्यु निश्चित है। वो सिर्फ वोट पाने के लिए आती है और मीडिया में वो चल जाती है थोड़े दिन तो उसकी गाड़ी भी चल जाती है। हमने एक प्रयोग किया, ये जितनी स्कीम है हाउसिंग की, मित्रों गुजरात इज ओनली स्टेट इन द कंट्री बिलो पॉवर्टी लाइन के 0 to 16 के ग्रुप की जो है उन सबको जमीन देने का काम हमने पूरा कर दिया। अब ये हिंदुस्तान में मिरेकल है, अब हम उनको पैसे दे रहे। पहले क्या होता था, किसी को सरकार पूछती ही नहीं थी कि तुम्हें हम मकान के लिए पैसे देते हैं लेकिन कहां बनाओगे। अरे पहले पूछो तो सही तुम्हारी जमीन है कि नहीं है, पहले जमीन दो उसके बाद मकान के पैसे दो। सब ऐसे ही चलता था जी। आपको आश्चर्य होगा, इतना हिंदुस्तान गुजरात जैसा राज्य 40% पॉपुलेशन अर्बन है, हिंदुस्तान में अर्बनाइजेशन की तरह अर्बन हेल्थ हिंदुस्तान में सब्जेक्ट ही नहीं था, किसी सरकार का नहीं था। अर्बन हेल्थ वाज नॉट ऑन द लिस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइवेट कोई करे तो करे, न करे तो मरे। गुजरात ने 5 साल पहले अर्बन हेल्थ इशू उठाया और उसके बाद भारत सरकार ने अर्बन हेल्थ को सोचा। ये इस प्रकार से हमारा देश चला है। तो समस्याओं की जड़ वही, अभी हमने कहा है स्वर्णिम सेवा बस्ती करके हम व्यवस्था खड़ी की। हमने कहा है गांव के अंदर एक इलाका जगह तय करके वहां पर सारी फैसिलिटी, ड्रेनेज हो, पानी की व्यवस्था हो,
बिजली की व्यवस्था हो, शिशु मंदिर हो, दुकान के लिए व्यवस्था हो, इस प्रकार की लोकेलिटी बनाइए। और ये जो सरदार आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, ये गरीबों को देते हैं, एक का झुपड़ा वहां बनेगा, एक का उधर, सब छोड़ो, लोकेलिटी बनाओ। अब तक 6 तालुका ने अंदर एक प्रोजेक्ट बनाया है। एक आपके साणंद के पास में बन चुका है, इतना बढ़िया बना है, गांव के लोगों को लगता है ये गरीबों की बस्ती अच्छी बनी है। ये परिवर्तन लाना चाहिए, ये परिवर्तन लाने का प्रयास हमने किया है। तो मैं जो अर्बनाइजेशन, अर्बन कंसेप्ट जो कहता हूं, उसी प्रकार से गुजरात में अर्बन डेवलपमेंट का एक और मॉडल हमारे दिमाग में है, ट्विन सिटी कंसेप्ट। अहमदाबाद, गांधीनगर को ट्विन सिटी में डेवलप, जैसे न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी है, बड़ौदा, हालोल, सुरेंद्र, बडवान, सोमनाथ, वेरावल, सूरत, नवसारी, भरूच, अंकलेश्वर, ये ऐसे एक प्रकार से नेचुरली वो जुड़े हुए शहर है। अगर वो हम करते हैं ट्विन सिटी कंसेप्ट, तो मैं समझता हूं डेवलपमेंट का एक नया मॉडल खड़ा हो सकता है और उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, हेल्थ की व्यवस्था, आज आप लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन से जो भी पढ़ाना चाहते हो, बहुत अच्छे ढंग से रिमोट एरिया में पढ़ा सकते हो। आज टेलीमेडिसिन से द बेस्ट ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर एडवाइस आप गांव के आदमी को दे सकते हो। टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करना चाहिए। जिस प्रकार से दुनिया के समृद्ध देश आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, उसी प्रकार से अर्बन एरिया आउटसोर्स करेगा रूरल एरिया को, वो दिन आएगा। अगर हम रूरल एरिया में टेक्नोलॉजी को बल देते हैं, तो अर्बन एरिया आउटसोर्सिंग रूरल एरिया में करेगा और रूरल एरिया से अर्बन को फायदा मिलेगा, दोनों की इकोनॉमी चलेगी। मैंने एक मीटिंग में प्रधानमंत्री के सामने एक विषय रखा, वो बात उनको पसंद आई। बाद में उन्होंने मुझे कहा कि मोदी जी आप मुझे लिख करके दे दीजिए, मैं कुछ करूंगा। मैंने विषय ये रखा कि हमें ये JNNURM के अंदर हम शहर में अब करोड़ों रुपए देना लगे हैं और सारे पैसे ब्रिज बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, मेट्रो ट्रेनें लग रही हैं, अरबों खरबों रुपए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में लगे जा रहे हैं। हमने कहा ठीक है, उसको आप कीजिए, लेकिन देश को जरूरत कुछ और है, उस पर आप क्यों नहीं सोचते? बोले क्या? मैंने कहा मुझे लगता है आप JNNURM नेक्स्ट जनरेशन पर सोचिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया चलती है, मैं एक सुझाव ये देता हूं, आप तय कीजिए हिंदुस्तान में 500 टाउन पकड़ेंगे और 500 टाउन में 2 काम पर हम खर्चा करेंगे, एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और दूसरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। मैंने उनको रेवेन्यू मॉडल अपने वहीं बैठे बैठे जो मेरे मन में आया मैंने समझाया। हमने कहा कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से पानी जो मिलेगा वो उस टाउन के अगल बगल के किसानों को दे दीजिए। आमतौर पर टाउन के अगल बगल के जो किसान होते हैं वो सब्जी की खेती करते हैं। अगर उनको पानी मिल गया, उनको 12 महीना अगर सब्जी की खेती करते हैं, तो टाउन के अंदर सब्जी बहुत मात्रा में आएगी, सब्जी टाउन में रहने वालों को सस्ती मिलेगी और सब्जी ज्यादा खाएगा तो उसका हेल्थ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और पानी का सदुपयोग होगा। उसी प्रकार से सॉलिड वेस्ट में से फर्टिलाइजर बनाएंगे और फर्टिलाइजर भी उसी किसानों को दीजिए और ऑर्गेनिक फार्मिंग के ब्लॉक बनाएंगे और इसी फर्टिलाइजर से खेती हो और उससे पैदावार जो है उसको भारत सरकार खुद ब्रांडिंग करके ग्लोबल मार्केट में भेजे। ऑर्गेनिक चीजों का दाम ज्यादा मिलता है, जिस चीज का 1 रुपया मिलता है ऑर्गेनिक का $1 मिलता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों ले जाइए? और ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं होता तो लोगों को कहना चाहिए कि अगर आपको 2 बैग यूरिया चाहिए तो 1 बैग तुझे ये फर्टिलाइजर लेना पड़ेगा, तो यूरिया की खपत कम हो जाएगी, हमारी जमीन ठीक हो जाएगी। और यूरिया में आज भारत सरकार को सब्सिडी देनी पड़ती है, वो सब्सिडी बच जाएगी, वो सब्सिडी वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए काम आ जाएगी। 1 रुपया भारत सरकार की तिजोरी से निकाले बिना हिंदुस्तान के 500 टाउन को इस प्रकार से साफ सुथरा किया जा सकता है। फिर उन्होंने मुझे कहा चिट्ठी भेजिए, मैंने चिट्ठी भेजी। फिर प्लानिंग कमीशन में मैंने डिटेल में चर्चा की। मेरे इस विषय को सुनने के लिए श्याम पित्रोदा जी खुद आए, उन्होंने मुझे कहा मोदी जी बहुत बढ़िया है, उनका एक टाउन का पूरा प्रोजेक्ट बना करके दीजिए। टाउन का प्रोजेक्ट बना करके दिया, वहां कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैंने तय किया है, गुजरात की गोल्डन जुबली ईयर है, इसी मॉडल पर
50 टाउन हम करके रहेंगे। दूसरा, जैसे समाज बदलता है हमें व्यवस्थाएं बदलनी पड़ेगी। जैसे हमने एक विषय रखा है गांव के अंदर कैटल हॉस्टल का, एनिमल हॉस्टल बनाएंगे। देखिए, अब किसी भी गांव में घर के बाहर अगर गाय है, भैंस है और कोई चाहे कि नई बहू आकर के वो गाय और भैंस को संभाले, होने वाला नहीं है। गांव के बच्चे कमारे रह जाएंगे। मैं तो गांव का नहीं हूं, लेकिन मैं रह गया। साहब, कोई ये करने वाला नहीं है, समझ के चलिए। अगर ये होने वाला है तो हमने अभी से विजुलाइज करना चाहिए। और इसलिए हमने कहा गांव के अंदर कैटल और एनिमल हॉस्टल बनाई जाए। गांव के ही लोग करें भाई, मंडे को ये 6 घर वाले उसकी सेवा करेंगे, ट्यूसडे को वो करेंगे। और दूसरा हमने कहा है गोबर बैंक बनाना चाहिए। हम गुजरात के लोगों को बैंक बिल्कुल जल्दी समझ में आया। हमने कहा गोबर बैंक बनाना चाहिए। गांव के जितना भी ये गोबर है, मलमूत्र है पशु का, सब एक जगह इकट्ठा होना चाहिए। उसमें से गैस, बिजली बनानी चाहिए और कार्बन क्रेडिट कमानी चाहिए। हाँ, मैं इससे भी कार्बन क्रेडिट कमाऊंगा। अब देखिए गांव कितना साफ सुथरा लगेगा, फिर लोगों को भागने की नौबत नहीं आएगी। इकोनॉमिकली बहुत बड़ा बदलाव आएगा और ये सारी चीजें संभव है। लेकिन हमने क्या किया है, चुनाव को मद्देनजर रखते सिर्फ चैरिटी के कार्यक्रम किए हैं, रूरल डेवलपमेंट का सही अर्थ में किया नहीं है। और इसलिए अर्बनाइजेशन के इस मॉडल के साथ अगर आगे बढ़ेंगे, मुझे विश्वास है कि हम एक नए मॉडल के साथ, अब अभी तो मैकेंजी का सर्वे आया है, मैकेंजी कह रहा है कि 2030 में 2030 में हिंदुस्तान के जो सबसे अधिक आबादी वाले 3 शहर होंगे, हिंदुस्तान के सबसे बड़ी, यानी कलकत्ता से भी ज्यादा, दिल्ली से भी ज्यादा, चेन्नई से भी ज्यादा, वो 3 शहर होंगे, अहमदाबाद, सूरत एंड बड़ौदा। ये मैकेंजी का एनालिसिस आया है। अगर ये होगा तो कैसे दुनिया चलेगी भाई। इसका मतलब हमने एडवांस में सोचना पड़ेगा, एडवांस में व्यवस्था करनी पड़ेगी। और जितना अच्छा, अब देखिए हर पेशा इतना इफेक्टिव आज एक पहलू मिले हैं, हर पहलू में से अच्छी अच्छी चीजें पकड़ करके एक नए मॉडल के रूप में गुजरात में जो शहर अभी बने नहीं है, जो गांव टूटते चले जा रहे हैं, इस बीच की जो व्यवस्था है उसको हम अच्छे ढंग से खड़ा करेंगे। मैं समझता हूं हम आने वाली सदी के लिए लोगों को रहने लायक जिंदगी दे सकते हैं। मैं फिर एक बार आपका आभारी हूं। इस बार वाइब्रेंट समिट एक अलग रूप से हमने बनाई है, नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया है। जो सेमिनार अभी हो रहा है गुजरात के डेवलपमेंट के, ऐसे 33 सेमिनार हमने किए हैं। और कल से परसों एक्चुअली हमारा वाइब्रेंट समिट हो रहा है। ये पहली बार हो रहा है भाइयों कि ग्लोबल समिट, सच्चे अर्थ में ग्लोबल समिट हो रहा है। आज जिस प्रदर्शनी का मैं उद्घाटन करके आया, दुनिया के 45 कंट्रीज ने अपना कुछ न कुछ वहां पर पेविलियन खड़ा किया है। 45 कंट्रीज, हिंदुस्तान के 19 स्टेट। ये कभी हमारे देश में हुआ नहीं है। ये हुआ है इसलिए कि हमें सारी दुनिया से जो जो अच्छा है वो सीखना है, सारी दुनिया में जो जो अच्छा है वो लाना है। दुनिया ने जो गलतियां की है उसमें से उभर करके जो अच्छाइयां की है उसको भी हमने लाना है। और हम इंतजार नहीं कर सकते, 1+1 के हिसाब से हम नहीं चल सकते साहब। मुझे तो एक के बगल में एक तो सुविधा 11 होना चाहिए, मेरा मामला ये है। उसके बगल में एक हो तो 111 111 हो जाना चाहिए। वो तेजी से आगे बढ़ना है। और इसलिए ग्लोबल समिट ने एक नया रूप धारण किया है। मैं खुशी हूं, मैं 19 राज्य इसके पार्टनर बने और कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशन नहीं, सबको लगा है डेवलपमेंट। और किसी भी पार्टी की सरकार क्यों ना हो, सब आए तो एक अच्छा वातावरण बना है। मैं मानता हूं गुजरात का लाभ होगा, युवा जनरेशन को बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है। और इस बार तो हमने IIM के एल्यूमना से मीटिंग किया है, IIT एल्यूमना से मीटिंग किया है। हम सारे यूथ और टैलेंट को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मानता हूं दोस्तों, आप भी इसमें शरीक होकर के अपने राज्य को आगे बढ़ा करके
भारत की सेवा करने का अवसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।